हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि स्पॉटिंग एरर की सीरीज हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं और मैंने आपको जो थ्योरी पार्ट है वो पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है। सब जितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं उन पे अलग अलग वीडियोस बना करके कोशिश की है आपको समझाने की क्या क्या आपके रूल्स होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। 15 प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की हैं, जिनमें से कुछ प्रॉब्लम्स आप देखेंगे कि वो आपके जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उनके एडिटोरियल सेक्शन से मैंने उठाई हैं, खुद से बनाया है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और देखेंगे कितनी माइन्यूट से एरर होंगी। अगर आप इनको भी फाइंड आउट कर लेते हैं तो समझिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो वीडियो को कैसे करेंगे कि आप जब एक क्वेश्चन को देखेंगे तो आप पहले पॉज करिएगा, खुद से एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई एरर नहीं आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं या फिर फाइंड आउट कर लिया है, फिर आंसर को चेक करने के लिए आप जो है वीडियो को फिर से प्ले करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूं। क्या लिखा हुआ है? वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सो थॉरली ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू वर्क इट आउट। और यहाँ पे क्या है आखिरी में? नो एरर। तो ये आपका पहला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको एरर फाइंड करनी है। तो क्या एरर यहाँ पे हो सकती है? तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक करिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या यहाँ पे सही है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो भी हमारे एडवर्ब एडजेक्टिव जो भी यूज़ हो रहे हैं उन सब में क्या क्या यहाँ पे एरर थी, क्या वो सही हैं? तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपको सब कुछ सही दिखता है। वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सो थॉरली ऑन द ईव ऑफ एग्जामिनेशन दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू वर्क इट आउट। तो ऐसे एक नज़र में देख के कोई भी एरर दिखती नहीं है। तो ये जो आपकी पहली प्रॉब्लम है ये आपकी सुपरफ्लुअस एरर आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है? वी डिस्कस्ड अबाउट। ठीक है, तो डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम, जबकि जब हम डिस्कस यूज करते हैं तो इस वर्ब के बाद अबाउट नहीं यूज होता है, क्योंकि डिस्कशन करने का मतलब ही होता है आप किसी भी पर्सन या किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी वस्तु के बारे में ही चर्चा करते हैं, तो उसके साथ अबाउट लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका अबाउट क्या है? एक्स्ट्रा यूजेज है। तो अगर इसको हम लिखेंगे वी डिस्कस द प्रॉब्लम तो आपका ये सही होगा। तो अगर आपने सही इसको गेस किया है या सही आपने लगाया तो आप समझिए ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? एज फॉर वॉशिंगटन, वेटरन्स ऑफ द वॉर हैव सीन लिटिल जस्टिफिकेशन इन द क्लेम दैट द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द ट्विन न्यूक्लियर बॉम्बिंग हैड टू बी कंडोल। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत बड़ा सा यहाँ पे आपको लाइन दी गई है जिसमें आपको एरर बतानी है, और ये आपके द हिंदू न्यूज़पेपर की एडिटोरियल से मैंने ये लाइन ली है। मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि यहाँ से आपको कुछ एरर लेके बताता हूँ कि क्या यहाँ पे आपको एरर हो सकते हैं और किस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? एज फॉर वॉशिंगटन, वेटरन्स ऑफ द वॉर हैव। तो यहाँ पे आप देखिए वेटरन्स की बात हो रही है। यहाँ पे आपका क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ भी देखिए क्या लिखा हुआ है? हैव लगा हुआ है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है अभी तक सही लग रहा है। ठीक है। have seen little justification in the claim that the devastation caused by the twin nuclear bombs had to be condoled। तो यहाँ पे अगर आप एरर की बात करें तो जो लास्ट सेंटेंस है उसमें आपको यहाँ पे एरर मिल रही है, मतलब सेंटेंस के लास्ट में जो आप पहुँचेंगे। और ये एरर हुई क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकती है। अगर आपने पढ़ा होगा क्या हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का रूल। ठीक है, ये आपके जो भी वर्ब्स हैं ये जहाँ भी आपके आते हैं, मॉडल्स जो अभी जहाँ भी आते हैं तो कहते हैं इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। मतलब हैज़ टू, हैव टू, हैड टू अगर आते हैं तो उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। पहली एरर तो यहाँ पे ऐसी होती है कि यहाँ पे हैज़ टू, हैव टू या हैड टू के बाद आपको थर्ड फॉर्म दी जाती है। जैसे अगर यहाँ पे कहना है आई हैव टू डू इट, तो यहाँ पे ऐसे लिखा होगा आई हैव टू डन इट। तो डन लिखा जाएगा, तो जो समझते हैं कि हैव, हैज़ है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो इस हिसाब से सही है। वो वहाँ पे गलती कर देंगे क्योंकि यहाँ पे वो हैज़ के साथ टू लगा हुआ नहीं देखते हैं। ये हैज़ टू, हैव टू, हैड टू है। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है कि ये आप अगर कोई काम करना आपके लिए मजबूरी है, आपको जो काम करना ही पड़ रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनका। तो इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपका रूल है। तो पहली गलती यहाँ पे हो सकती है, अगर आपको यहाँ पे थर्ड फॉर्म दे देगा तो आपको उसको गलत करके यहाँ पे बताना होगा कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। और दूसरी गलती यहाँ पे ऐसे होती है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हैड टू बी।
कंडोल, तो यहाँ पे हम देखेंगे कंडोल की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, जबकि आप देखेंगे कि हैड टू के बाद आपका वर्ब क्या आया है, बी आया है, जो कि अपने फर्स्ट फॉर्म में है। तो कंडोल जो यहाँ पे आया हुआ है ये तो आपके सेकंड फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये वाली जो वर्ब है ये तो अपने ही फॉर्म में रहेगी जिसमें ये आती है। तो क्या है, द ट्विन न्यूक्लियर बॉम्बिंग हैड टू बी कंडोल्ड, यहाँ पे डी एक्स्ट्रा होना चाहिए, वो यहाँ पे मिसिंग है। तो देख रहे हैं यहाँ पे अगर पास्ट की बात की जा रही है तो ये जो आपका वर्ब है ये आपका फर्स्ट फॉर्म में नहीं रह सकता है, पास्ट की बात की जा रही है। हैड टू के बाद यहाँ पे बी आ गया है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन इसके बाद जो आपका यहाँ पे वर्ब आया हुआ है वो आपका पास्ट वाली फॉर्म में ही रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे डी लगाना आवश्यक हो जाता है। तो ये आपकी छोटी सी एरर है, बहुत सारे लोगों को अगर आप दिखाएंगे एरर तो फाइंड आउट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा और इससे रिलेटेड आप इन सारे नियम को याद रखिए, हैज टू, हैव टू और हैड टू। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है, दीज कंपेटिंग नेशनलिस्टिक अकाउंट्स हैव पॉसिबली हेल्प्ड द current generation in the two countries to show such views with a healthy dose of skepticism। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कि ये भी आपका पेपर से ही लिया गया है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक तो बात यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता हेल्प द प्रेजेंट जनरेशन और या करंट की जगह पे अगर प्रेजेंट लिखा होता तो कई लोग उसको गलती समझ लेते हैं, कहते हैं कि ये प्रेजेंट अगर लिखा हुआ है, प्रेजेंट की जगह पे हम करंट नहीं यूज़ कर सकते हैं, करंट की जगह पे हम प्रेजेंट नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, लेकिन हर जगह ये ठीक नहीं है। जब भी टाइम फ्रेम की बात हो, अभी की बात बताने की कोशिश की जा रही, नाउ की बात अगर बताने की कोशिश की जा रही है तो उस सेंस में आप चाहे प्रेजेंट यूज करें चाहे करंट यूज करें, दोनों ही आपका चलता है। तो यहाँ पे अगर करंट की जगह पे प्रेजेंट होता तो भी यहाँ पे चल जाता, यहाँ पे वो गलती आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे गलती कौन से आपके सेंटेंस में है या किस पार्ट में है, या फिर कह लीजिए कौन सा वर्ड यहाँ पे गलत है या गलत तरीके से अरेंज है। तो अगर आप देखिए दीज कंपेटिंग नेशनलिटी, यहाँ पे दीज की बात की गई है और आपका जो वर्ब है क्या है, हैव आया है, मतलब ये तो सही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कंपेटिंग नेशनलिस्टिक अकाउंट्स पॉसिबली हेल्प द करंट जनरेशन इन द कंट्रीज टू सॉ। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बात आपकी किस में चल रही है, हैव में चल रही है, मतलब क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में बात चल रही है आपकी। ओके, तो प्रेजेंट टेंस में बात चल रही है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या आ गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, आप सबको पता होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है वो देख रहे हैं क्या है, आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगा हुआ है। बहुत सारे लोग इस ऐप से कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं ये तो सही लिखा हुआ है, जबकि क्या है, गलत। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, इसकी जगह पे होना चाहिए सी, कंट्रीज टू सी सच व्यूज विथ अ हेल्दी डोज ऑफ सेप्टिज्म। तो क्या बात यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए, क्या चीज़ यहाँ से आपको सीखने को मिलती है, वो बात ये है कि आप देखेंगे कि जो आपका सेंटेंस है कौन से टेंस में आपका चल रहा है, जिस टेंस में वो चल रहा है उसी में उसको रहना है। अगर वहाँ से आप रास्ता भटकते हैं जब तक कि कोई भी पैरा चेंज नहीं होता है तो आप फिर वहाँ पे गलती आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे अगर आपको इस तरह की गलतियां कहीं मिलती हैं तो आप देखेंगे कि टेंस आपका प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, और क्या बात बताई जा रही है वो उसी टेंस में होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। टर्की इज द ओनली वन ऑफ द कंट्रीज बैकिंग द रिबल्स, द अदर इंक्लूड्स सऊदी अरेबिया, कतर एंड जॉर्डन, ऑल एलाई ऑफ द यूएस, नो एरर। बताइए कौन से पार्ट में यहाँ पे एरर है। यहाँ पे जो आपका सीरिया में गृह युद्ध हो रहा है उस सबको लेकर के एक आपका एडिटोरियल था तो वहाँ से लिया था मैंने। क्या लिखा, टर्की इज द ओनली वन ऑफ द कंट्रीज बैकिंग द रिबल्स। तो अगर यहाँ पे बात की जाए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तो सब कुछ वैसे ही है, ठीक है। द अदर्स इंक्लूड सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कतर एंड जॉर्डन, ऑल एलाई ऑफ द यूएस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है वो प्लूरल में है, ठीक है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल में चल रहा है। तो यहाँ पे ऑल के साथ क्या लिखा हुआ है, एलाई लिखा हुआ है। एलाई केवल सिंगुलर यूज है, ठीक है, सिंगुलर पर्सन के लिए यूज किया जाएगा एलाई। एलाई का मतलब क्या, सहयोगी कह सकते हैं, ठीक है। तो एलाई की जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, एलाइज, तो आपका सेंटेंस क्या होता, सही होता। तो अगर आपने गलती फाइंड आउट कर ली है तो समझिए आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि सेंटेंस को कैसे पढ़ना है। ध्यानपूर्वक सब्जेक्ट और एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए
सारे जो नियम कानून हैं उनको देखते हुए, और ख़ास तौर पे टेंस वगैरह की चीज़ें देखते रहे। तो आपने क्या देखा इसमें कि आपका यहाँ पे देखिए ऊपर ये प्लूरल है आपका, अदर्स इंक्लूड सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, लेकिन यहाँ पे एलाई यूज़ किया गया जो कि सिंगुलर के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे एलाई की जगह पे एलाइज होगा। तो इस तरह की जो एरर्स होती हैं इनको आप ध्यान में रखिए। ये एग्ज़ाम में ऐसे ही आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस देंगे, छोटे मतलब ये दिखने में नहीं, मतलब वहाँ पे जो एरर होगी वो बहुत ही आपको माइन्यूटली फाइंड आउट करनी होगी। पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे आपको एरर देखने को नहीं मिलेगी, ना तो समझ में आएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में कहीं कहीं पे आपको एरर देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आपको देखिए कितना बड़ा सा आपको देखने को दिख रहा है, तो अब इसको देख के आप डरेंगे नहीं। आपको पता क्या है कि जो आपका सेंटेंस है वो बड़ा हो छोटा उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये देखना है कि एरर वहाँ किस पार्ट में है, बस उतने पे ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पढ़ता हूँ मैं, द फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन इन बोथ कंट्रीज टुवर्ड वन अदर विल possibly prove critical consolidating upon the current strength in the economic partnership and weathering the uncertainties for the फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। और आखिरी में नो एरर। तो देखिए अगर यहाँ पे तो आपको पूरा यहाँ पे अर्थ समझने वगैरह की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे आपके जो नियम है उनको ध्यान रखिए। फिर से देखिए द फेवरेबल, पहली बात तो क्या, एक एरर आपको यहाँ से भी जनरेट की जा सकती है, जस्ट आपको बता रहा हूँ। फेवरेबल की जगह पे वो फेवरेट का यूज कर सकते हैं और वो एरर आपकी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिए फेवरेट का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस से मतलब होता है, ठीक है। फेवरेबल का मतलब क्या होता है, फेवरेबल का मतलब क्या होता है कि समझ लीजिए जैसे अच्छा कोई भी आपका ओपिनियन हो उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं द फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन बोथ कंट्रीज टुवर्ड वन अनदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वन अदर यूज हुआ है, जबकि हमने क्या देखा था कि वन अदर मोर देन टू के लिए यूज होता है और टू के लिए क्या यूज होता है, ईच अदर। यहाँ पे हमको पता कैसे है, यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है, दो लोगों के बीच की बात की जा रही है। अगर केवल कंट्रीज लिखा होता तब तो ये सही हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोथ लिखा हुआ है, इसका मतलब दो कंट्रीज की बात हो रही है। तो ये आपका यहाँ से एरर जनरेट हो रही है। तो इसको आपने अगर फाइंड आउट कर लिया, इतनी छोटी सी बात को ध्यान रखा, वन अनदर या वन अदर की जगह पे यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना चाहिए, ईच अदर का यूज़ करना चाहिए, तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द सक्सेसफुल टेस्ट फायर ऑफ द लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 फॉर द फोर्थ टाइम इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड बिल्डिंग अ क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस। तो अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड भी न्यूज़ है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसके सेंटेंस के किस पार्ट में एरर देखने को मिल रही है आपको। तो अगर यहाँ पे मैं एरर की बात करूँ तो आपको आगे के लिए भी बताता हूँ कि जब भी किसी न्यूक्लियर वॉरहेड या किसी मिसाइल वगैरह के बारे में इस तरह की बात होती है तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे आपका जो सेंटेंस है वो टेस्ट फायर नहीं यूज़ किया जाता है, बल्कि क्या यूज़ किया जाता है, टेस्ट फायरिंग, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे एरर होती है, पढ़ने में नहीं लगता है द सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ द लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5, ये आपका सेंटेंस ऐसे सही होगा। ये क्या है आपका गलत लिखा हुआ है। या फिर आपका पास्ट में अगर बताने की कोशिश की जाएगी कि अग्नि मिसाइल को टेस्ट फायर कर दिया गया तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, टेस्ट फायर्ड, ठीक है, ईडी इसमें लग जाएगा, टेस्ट फायर्ड हो जाएगा वो, तो वो भी आपका सेंटेंस सही होगा। लेकिन टेस्ट फायर करने का मतलब क्या होता है, एक तरीके का ये आपका मतलब होता है कि किसी भी न्यूक्लियर वेपन को चेक करना कि वो आपका फट सकता है कि नहीं फट सकता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टेस्ट फायर का। तो जब भी अगर बात की जाए कि वो सक्सेसफुल हो गया है तो उसके लिए हम क्या बात करेंगे, टेस्ट फायरिंग की बात करेंगे, ठीक है। कि टेस्ट फायरिंग या तो सक्सेसफुल हो गया, फेलियर होगा, तो टेस्ट फायरिंग वर्ड आपका यूज़ होगा यहाँ पे, ना कि टेस्ट फायर। अगर पास्ट में वो सेंटेंस बन रहा है तो टेस्ट फायर्ड शब्द का हम यूज़ करते हैं, ना कि टेस्ट फायर का। नेक्स्ट बात करते हैं, जस्ट फ्यू डेज एगो द निर्भय लैंड अटैक क्रूज मिसाइल मेंट टू कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड फेल्ड फॉर द फोर्थ टाइम ड्यूरिंग अ टेस्ट। देखिए अब यहाँ पे वही आपका मिसाइल से रिलेटेड ही आपका पैसेज था पूरा, तो उसी में से दो आपके सेंटेंस से निकले हैं। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि निर्भय लैंड अटैक क्रूज मिसाइल मेंट टू कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड फेल्ड फॉर द फोर्थ टाइम ड्यूरिंग अ टेस्ट, की जो चौथी बार भी अपने टेस्ट में फेल हो गई। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे टेस्ट फायर जैसा कोई कंडीशन नहीं है और ना तो लिखा हुआ है, तो उसको भूल जाइए, यहाँ पे वैसा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में आपका एरर है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका पूरा सेंटेंस जहाँ से शुरुआत होती है क्या लिखा है, जस्ट फ्यू डेज एगो। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको समझना होगा फ्यू
अ फ्यू और द फ्यू में क्या अंतर होता है ये आपको समझ के रखना होगा, और इनको कैसे यूज किया जाता है ये भी आपको देखना होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जस्ट फ्यू डेज अगो हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम फ्यू का यूज़ करते हैं तो वो आपका नेगेटिव अर्थ में होता है, जबकि हम देखते हैं कि हम टाइम के सेंस में या डेज के सेंस में नेगेटिव अर्थ नहीं रख सकते हैं। तो ये जो आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है या एक तरीके का जो फ्रेज होता है ये क्या होता है, जस्ट अ फ्यू डेज एगो, तो आपका सेंटेंस सही होता। लेकिन यहाँ पे आ आपका क्या है, मिसिंग है, इसलिए क्या है, पहले पार्ट में यहाँ पे गलती हो रही है। तो कभी भी इस तरह के सेंटेंस से आप गुजरिए तो एक बार चेक जरूर करिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो शुरुआत हुई है सही है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द करेंट इनिशिएटिव अपीयर्स टू बी मोर प्रॉमिसिंग, रशिया एंड ईरान हैव डायरेक्टेड लीवरेज ओवर द रेजिम इन सीरिया वाइल टर्की स्टिल हेल्प्स सेवरल मिलिटेंट ग्रुप्स। तो यहाँ पे देखिए तो आपका जो टेंस है वो सारा प्रेजेंट में है, देख रहे हैं हम हर जगह प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं द करेंट इनिशिएटिव अपीयर्स टू बी मोर प्रॉमिसिंग, सही है आपका सेंटेंस, कोई भी गलती यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। रशिया एंड ईरान हैव डायरेक्टेड लीवरेज ओवर द रिजीम इन सीरिया। अब इस सेंटेंस को आप पढ़िए, यहाँ से जो लिखा गया है कि रशिया एंड ईरान हैव लीवरेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस देखूं, लीवरेज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एडवांटेज। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि रशिया और ईरान के पास सीरिया में जो आपकी रिजीम है, जो आपका शासन है, वहाँ पे उनका क्या है, लीवरेज है, मतलब मैक्सिमम एडवांटेज है उनके पास। इस तरीके समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा उनके पास एडवांटेज है। तो यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश की जा रही है कि सीरिया और ईरान के पास कुछ है, ध्यान रखिएगा, पास कुछ है, ठीक है। मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ बैट, आई हैव अ कार, तो यहाँ पे आप जब बताते हैं कि मेरे पास कुछ है, तो ऐसे सेंस में हम देखते हैं कि हैव आपका सिंपल टेंस यूज होता है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं यूज होता है, जिसके बाद में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैव आपका सिंपली यूज हो रहा है बताने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कि आपके पास कुछ है, कुछ आप कंटेन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई है, डायरेक्टेड यूज हुई है, जो कि क्या है, टोटली गलत है। तो अगर आप अर्थ को देखिए तो यहाँ पे हैव के बाद क्या यूज होना चाहिए, केवल डायरेक्ट यूज होना चाहिए। डायरेक्टेड जो आपका यूज हुआ है ये क्या है, गलत है। इसकी जगह पे आप केवल डायरेक्ट का यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस सही होगा। और वो क्यों सही होगा ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल यूज हो रहा है। बताने की कोशिश की जा रही है कि ईरान और रशिया के पास डायरेक्ट लीवरेज है, मतलब डायरेक्ट मैक्सिमम एडवांटेज है सीरिया में, ठीक है। तो कुछ भी बताने की कोशिश की जा रही है, कंटेन करने की कोशिश की जा रही है, बता रहे हैं कि उनके पास कुछ है एक्स्ट्रा में, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि सिंपल टेंस का यूज करेंगे। तो ये आपकी एरर्स बहुत होती हैं। हैव के बाद आप देखेंगे ईडी लगा हुआ है, आपका थर्ड फॉर्म में है, आप इसको इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे, जबकि एरर यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हो, डिस्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेन ब्रेकडाउन्स एंड पुअरर रिलायबिलिटी द सिंगापुर गवर्नमेंट रिफ्यूज टू क्लॉ बैक द प्रॉफिट्स एंड रिटर्न सिंगापुर कम्यूटर्स फॉर नॉट गेटिंग व्हाट दे पेड फॉर। तो अगर आप यहाँ पे देखें, आपको एकदम एग्जैक्ट पता हो एक छोटा सा रूल, तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप पहली लाइन पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि एरर आपकी पहली ही लाइन में है। और ये मैंने इसलिए लिया भी है ताकि आपको थोड़ा सा बता सकूं। यहाँ पे आपका एरर किस में है, डिस्पाइट ऑफ, ठीक है। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, डिस्पाइट का मतलब ही होता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हम जो बोलते हैं उस पूरे को एक शब्द में बोला जाएगा तो डिस्पाइट बोलते हैं। तो हम डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ का यूज नहीं करेंगे, ये आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे गलती है पहले सेंटेंस में, कैसे गलती है वो मैंने आपको बता दिया। अब आप भी कभी देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि डिस्पाइट है, तो उसके बाद देखिएगा कहीं ऑफ तो नहीं लगा हुआ है, ऑफ लगा होगा तो वहीं पार्ट में गलती होगी। और इन स्पाइट के बाद अगर ऑफ नहीं लगा होगा तो आप वहाँ पे गलती समझ सकते हैं। इन स्पाइट के बाद आपका क्या लगता है, ऑफ लगता है। तो इन स्पाइट ऑफ, और यहाँ पे केवल डिस्पाइट, ठीक, इसका उल्टा हम नहीं करते हैं, वरना क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पढ़ेंगे और आपको गलती मिली, आपने टिक किया और आगे आप बढ़ गए, बस इतनी छोटी सी बात यहाँ पे होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन दे अराइव्ड एट मलागा इट वॉज हॉट, इन स्पाइट ऑफ दैट इट वॉज ओनली द एंड ऑफ अप्रैल। अब यहाँ पे फिर से देखिए इंस्पाइट और डिस्पाइट के बारे में बात की जा रही है कि जब वे कहाँ पहुँचे, एट मलागा इट वॉज हॉट, कि वो क्या था, मतलब वहाँ पे बहुत गर्मी थी, ठीक है।
इन स्पाइट ऑफ, तो देखिए आपका पूरा यूज हुआ है इन स्पाइट ऑफ, ये आपका एकदम सही यूज हुआ है। दैट इट वॉज ओनली द एंड ऑफ अप्रैल, तो आपको यहाँ पे एक नियम और इसमें बताना था मुझे इन स्पाइट और डिस्पाइट से रिलेटेड, कि इन स्पाइट और डिस्पाइट के बाद कभी भी आपका दैट का प्रयोग नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट दैट का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद जब भी आपको दैट का यूज करना होगा तो उससे पहले आप क्या लिखेंगे, जैसे आपका यहाँ पे लिखना क्या, इन स्पाइट ऑफ, तो यहाँ पे बीच में आपको एक छोटा सा वर्ड और यहाँ पे लगाना होता है, क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, ये आपको लगाना होगा। उसके बाद आप दैट लगा सकते हैं तो आपका सेंटेंस सही होता। या फिर अगर आप डिस्पाइट भी लगाते तो आप क्या लगाते, इन स्पाइट की जगह पे यहाँ पे पूरा क्या लिखते, आप डिस्पाइट लिखते, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वाज ओनली द एंड ऑफ अप्रैल, ठीक है, तो आपका सेंटेंस सही होता। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए इंपॉर्टेंट है एरर जो मैंने यहाँ पे बताई है, इस रूल को भी आप ध्यान में रखिएगा कि इन स्पाइट और डिस्पाइट के बाद जब भी हम दैट लगाने की कोशिश करते हैं तो द फैक्ट आप जरूर उसके बीच में डाल दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, द जज एडवाइज द गवर्नमेंट। अब ये मैंने आपके जो पेपर्स हैं उनसे नहीं लिया है, ये आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वहाँ से मैंने इसको लिया हुआ है, तो हो सकता है आपने पढ़ा भी उसको। द जज एडवाइज द गवर्नमेंट टू हैव मीटर्ड ऑटो रिक्शा अक्रॉस द स्टेट वाइल रिकाउंटिंग हिज पर्सनल एक्सपीरियंस वेयर एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर मेड हिम टू वेट एंड ऑल्सो डिमांडेड ₹100। मतलब किसी जज के बारे में बताया जा रहा है कि वो उन्होंने गवर्नमेंट को एडवाइस किया हुआ है कि वो पूरे स्टेट भर में मीटर्ड ऑटो रिक्शा को चलवाएं, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बात बताई कि कभी उन्होंने भी यूज़ किया होगा, तो उन्होंने बताया कि ऑटो रिक्शा के जो ड्राइवर थे वो उसको ज़बरदस्ती मतलब वेट करने के लिए उसको फोर्स किया और उससे ₹100 और भी मांगे वेट करने की वजह से, ठीक है, खुद ही उनको क्या वेट करवाया और उसके भी एक्स्ट्रा ₹100 उनसे मांगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा देर हुई। तो अगर मीटर ऑटो रिक्शा होगा तो जितना वो चलेंगे उतना ही पैसा पे करना होगा। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए एक तरीके से एडवाइस की गई है, तो लेकिन पार्ट इसमें कौन सा एरर वाला है ये आपको देखना होगा। तो एक छोटी सी बात अगर आप समझ चुके होंगे अभी तक, या अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे पढ़ते ही कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है, ये इस पार्ट में है, मेड हिम टू वेट, ठीक है, ये आपका क्या है, एरर वाला पार्ट है। मेड हिम टू वेट आपका बीच में आपका टू नहीं आता है, टू आएगा तो गलती है, मेड हिम वेट होता है या मेड यू वेट, तो ये आपका सब क्या होगा, सही होगा। उसके बीच में आप टू का यूज कभी नहीं करते हैं, टू का यूज करेंगे तो क्या होगा, गलती होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। दिस क्वेश्चंस फोर्स अस टू फेस द अनप्लेजेंट ट्रुथ दैट द पॉलिसीज ऑफ सोशल जस्टिस हैव रीच्ड अ डेड एंड, और आखिरी में नो एरर। कौन से पार्ट में एरर है तो ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद से तो मेरे ख्याल से कर ही रहे होंगे, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको एरर दिखेगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, दिस क्वेश्चंस, यहाँ पे आप देखिए क्या है, आपका प्लूरल है, दिस क्वेश्चंस फोर्स अस, तो यहाँ पे आपका क्या यूज हो रहा है, दिस, जबकि यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, दीज क्वेश्चंस, तो आपका ये वर्ड सही होता। तो कौन से पार्ट में एरर है, इस दिस में एरर है, दिस की जगह पे आपको क्या यूज करना होगा, दीज यूज करना होगा, तो आपका ये सेंटेंस आगे वाला सही होता है। फिर यहाँ पे आप पूरा कोई गलती देखने को आपको नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, दिस शुड हैव अकर्ड ओनली नाउ डिस्पाइट द इंड्यूरिंग इकोनॉमिक इंगेजमेंट ऑफ सेवरल डिकेड्स बिटवीन वाशिंगटन एंड टोक्यो, नो एरर। तो ये आपका लास्ट सेंटेंस है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, आपके लिए एज अ होमवर्क मैं छोड़ रहा हूँ, बताइएगा कौन से पार्ट में एरर है। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा कि यहाँ पे किस पार्ट में आपको एरर देखने को मिलती है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कहाँ पे आपको एरर देखने को मिल सकती है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, एक बार आप कोशिश ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लाए थे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इतना ध्यान देके पढ़ेंगे तो आप आसानी से एरर को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन हो या कोई सलाह हो, कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ विशेष शेयर करिए, जिससे इस तरह के जो वीडियोज़ हैं और लोगों तक भी पहुँच सकें, जिनकी प्रॉब्लम है इंग्लिश की वो भी दूर हो सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।